क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डर की बजाय आत्मविश्वास से भरा हो? क्या आप चाहते हैं कि वो नई चीजें सीखने से पीछे न हटे, बल्कि जिज्ञासा और खुलापन उसके स्वभाव का हिस्सा बने? क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों के बिहेवियर के पीछे उनके ब्रेन का कौन सा सिस्टम काम कर रहा होता है? अगर हाँ, तो आज से हम जिस किताब की ऑडियो बुक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, वो आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार और सोच बदल देने वाली किताबों के सार को हिंदी में, वो भी एकदम सरल, प्रभावशाली और इमोशन से भरे अंदाज में। आज से हम शुरू कर रहे हैं द यस ब्रेन की हिंदी ऑडियो बुक सीरीज, जिसे लिखा है डॉक्टर डैनियल जे सीगल और टीना पेन ब्रायसन ने। ये किताब बच्चों की परवरिश को एक बिल्कुल नए एंगल से दिखाती है, वो एंगल जिसमें ना की बजाय हाँ का दिमाग तैयार किया जाता है। हर बच्चा पैदा तो यस ब्रेन के साथ ही होता है, खुले मन से, हर चीज को एक्सप्लोर करने की चाहत के साथ। लेकिन धीरे धीरे हमारी डांट, हमारे डर, हमारी पाबंदियां और बाहरी माहौल उसे एक नो ब्रेन में बदलने लगते हैं। द यस ब्रेन एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जिससे हम अपने बच्चों को फिर से वो खुलापन, वो संतुलन और वो भावनात्मक ताकत दे सकते हैं जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। इस किताब के 4 मुख्य स्तंभ हैं: बैलेंस, रेजिलियंस, इनसाइट और एम्पैथी, यानी इमोशनल संतुलन, मुश्किलों से उबरने की ताकत, खुद को समझने की गहराई और दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता। ये चारों क्वालिटीज न सिर्फ बच्चों को शांत और समझदार बनाती हैं, बल्कि उन्हें जिंदगी भर के लिए तैयार करती हैं। इस किताब में लेखक न सिर्फ सिद्धांतों की बात करते हैं, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देते हैं जिन्हें आप तुरंत अपने घर में लागू कर सकते हैं। इस हिंदी ऑडियो बुक सीरीज में हम हर चैप्टर को विस्तार पूर्वक, बिना किसी गैप के, एक बहाव के साथ कहानी की तरह सुनेंगे, ताकि आप सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनकी गहराई को भी समझ सकें। अगर आप एक पेरेंट हैं, टीचर हैं या कोई ऐसा इंसान है जो बच्चों की सोच को खोलना चाहता है, उन्हें डांटने की बजाय समझना चाहता है, तो द यस ब्रेन आपके लिए एक गाइड की तरह है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं द यस ब्रेन की ये यात्रा चैप्टर 1 के साथ। चैप्टर 1, यस ब्रेन रिवॉल्यूशन। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हर नई चीज को एक्साइटमेंट से देखे, रिस्क लेने से न डरे और जब कुछ नया सामने आए तो ना की बजाय हाँ कहे? यही है द यस ब्रेन का असली मतलब। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही प्यारे और रियल सीन से होती है, जहां एक बच्चा जिसका नाम है इवान अपने स्कूल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जैसे ही उसे थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो झुंझला जाता है, पेंसिल फेंक देता है और कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। उसकी माँ उसे समझाती है, लेकिन वो और ज्यादा गुस्से में आकर कमरे से निकल जाता है। यही है नो ब्रेन की पहली पहचान, चैलेंज को देखकर बंद हो जाना। डॉक्टर डैनियल जे सीगल और टीना पेन ब्रायसन बताते हैं कि बच्चों का ब्रेन 2 तरह से काम कर सकता है। एक नो ब्रेन मोड में, जो डर, गुस्से या शटडाउन से भरा होता है, और दूसरा यस ब्रेन मोड, जो ओपन, लर्निंग के लिए तैयार और रिस्पॉन्सिव होता है। नो ब्रेन एक रिएक्टिव स्टेट है जिसमें बच्चा बाहरी दुनिया से खुद को बचाने की कोशिश करता है, जबकि यस ब्रेन एक रिसेप्टिव स्टेट है जिसमें वो बाहरी दुनिया से सीखने, उसे समझने और उसमें एक्टिव होकर हिस्सा लेने के लिए तैयार होता है। लेखक बताते हैं कि पेरेंटिंग का असली काम यही है कि हम बच्चों को यस ब्रेन की ओर शिफ्ट करें, लेकिन सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि अपने बर्ताव, रूटीन और उस एनवायरनमेंट के जरिए जो हम उनके लिए बनाते हैं। इस चैप्टर में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल मिलता है, ब्रेन स्टेट्स को पहचानने और उन्हें शिफ्ट करने का। जब बच्चा गुस्से या डर की स्टेट में होता है, तो हमारा काम ये नहीं है कि हम उससे कहें शांत हो जाओ, बल्कि उसे उस स्टेट से बाहर निकालने में मदद करना है, ताकि उसका दिमाग दोबारा सोचने, समझने और जुड़ने की हालत में आ सके। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि जब कोई बच्चा नो ब्रेन में होता है, तो उसका ब्रेन लिटरली कुछ हिस्सों को शट कर देता है। उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने, निर्णय लेने और इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करता है, वो एक्टिव नहीं रहता। ऐसे में हम जितनी बार उससे कहेंगे बात मानो,
गुस्सा मत करो, उतनी ही बार वो और डिफेंसिव होता जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी फीलिंग को पहले एक्सेप्ट करें, उसकी बॉडी लैंग्वेज और टोन से समझें कि वो किस स्टेट में है, और फिर कनेक्शन बनाकर धीरे धीरे उसकी मदद करें उस स्टेट से बाहर निकलने में, तो हम उसे एक हेल्दी ब्रेन स्टेट की ओर गाइड कर सकते हैं। लेखक इस चैप्टर में यह भी समझाते हैं कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी हर दिन इन दो ब्रेन स्टेट्स से गुजरते हैं। जब हम किसी मीटिंग में नर्वस हो जाते हैं, जब कोई हमें ट्रिगर कर देता है, जब हम घबरा जाते हैं या चिढ़ जाते हैं, तो हम भी नो ब्रेन में चले जाते हैं। लेकिन जब हम शांत रहते हैं, ओपन रहते हैं और सोच समझकर जवाब देते हैं, तो हम यस ब्रेन में होते हैं। इसीलिए द यस ब्रेन सिर्फ बच्चों की किताब नहीं है, ये एक ऐसी सोच है जिसे हर इंसान अपने अंदर उतार सकता है। लेखक हमें बताते हैं कि पेरेंट्स के तौर पर हमें सबसे पहले खुद यस ब्रेन में रहना सीखना होगा, क्योंकि बच्चे सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनते, वो हमें ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो वो भी वही करना सीखेंगे। लेकिन अगर हम काल्म, कनेक्टेड और क्यूरियस बने रहते हैं, तो उन्हें भी यही पैटर्न मिलेगा अपनाने को। इस चैप्टर का मैसेज बहुत ही क्लियर है। बच्चों को बदलने के लिए पहले हमें खुद बदलना होगा, और वो बदलाव तब शुरू होता है जब हम यह समझ जाते हैं कि यस ब्रेन बनाना सिर्फ बच्चों को अच्छा बनाने की बात नहीं है, ये उन्हें उस जिंदगी के लिए तैयार करने की बात है जो हर दिन कुछ नया, कुछ चुनौतीपूर्ण और कभी कभी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। और अगर उनके पास एक यस ब्रेन है, तो वो हर चुनौती को एक मौके की तरह देख पाएंगे, न कि एक खतरे की तरह। यही है द यस ब्रेन। चैप्टर 2, बैलेंस, द बेस ऑफ द यस ब्रेन। क्या आपने कभी अपने बच्चे को छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करते देखा है? जैसे कि पेंसिल गिर जाए तो ऐसा लगे जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई हो, या फिर वो खेलते खेलते अचानक इतना चिढ़ जाए कि खिलौने तोड़ने लगे। ये सब उस समय होता है जब बच्चा इमोशनली अनबैलेंस्ड होता है। इस चैप्टर में डॉक्टर डैनियल जे सीगल और टीना पेन ब्राइसन हमें यही सिखाते हैं कि द यस ब्रेन की पहली बिल्डिंग ब्लॉक है बैलेंस। बैलेंस का मतलब है इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी भावनात्मक संतुलन, जहां बच्चा ना तो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो और ना ही बहुत ज्यादा सुस्त या शट डाउन। जब बच्चा बैलेंस्ड होता है तो उसका ब्रेन रेगुलेटेड होता है। वो सोच सकता है, सुन सकता है और मुश्किल हालात में खुद को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जब वो बैलेंस से बाहर होता है तो वो या तो हाइपर हो जाता है, चिल्लाना, रोना, चीजें फेंकना, और हाइपो हो जाता है, चुपचाप, विथड्रॉ या डिसोसिएट करना। लेखक बताते हैं कि यह बैलेंस एक स्किल है जो बच्चों को सिखाई जा सकती है, जैसे साइकिल चलाना, और इसकी शुरुआत होती है उस एनवायरनमेंट से जो हम उन्हें देते हैं। अगर बच्चा एक ऐसे माहौल में बड़ा हो रहा है जहां उसके इमोशंस को समझा जाता है, स्वीकार किया जाता है और रेस्पॉन्सिव तरीके से हैंडल किया जाता है, तो वो धीरे धीरे खुद से भी वैसा ही करना सीखता है। इस चैप्टर में एक बहुत प्यारा उदाहरण आता है। एक लड़की जिसे स्कूल में कोई चीज समझ नहीं आती और वो डर जाती है। वो सोचती है कि सब उसे बेवकूफ समझेंगे। अगर उस वक्त कोई टीचर उसे यह कह दे कि डरो मत, ये सबके साथ होता है, और फिर शांति से समझाए, तो वो बच्ची दोबारा कोशिश करेगी। लेकिन अगर उसे डांटा जाए या शर्मिंदा किया जाए तो उसका ब्रेन डर से शट डाउन कर जाएगा और वो सीखने की स्थिति में नहीं रह पाएगी। यही है बैलेंस का असर। लेखक बताते हैं कि बैलेंस को सिखाने के लिए हमें सबसे पहले खुद रेगुलेटेड रहना होगा। जब बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो, तब हमारा शांत रहना सबसे जरूरी होता है। अगर हम भी चिल्लाने लगें या गुस्से में रिएक्ट करें, तो हम उसकी डिसरेगुलेशन को और बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम काल्म, ग्राउंडेड और कनेक्टेड रहें, तो हम उसे को रेगुलेट कर सकते हैं, यानी अपनी स्थिरता से उसके ब्रेन को भी स्थिर कर सकते हैं। इसके लिए लेखक एक टूल देते हैं जिसे वो अपस्टेयर ब्रेन और डाउनस्टेयर ब्रेन कहते हैं। डाउनस्टेयर ब्रेन वो हिस्सा है जो सर्वाइवल से जुड़ा है, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज की स्थिति, और अपस्टेयर ब्रेन वो हिस्सा है जो लॉजिक, रीजनिंग और एम्पैथी को कंट्रोल करता है। जब बच्चा गुस्से या डर में होता है तो उसका डाउनस्टेयर ब्रेन एक्टिव हो जाता है और अपस्टेयर ब्रेन ऑफ हो जाता है। ऐसे समय में हम उससे लॉजिक की उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए बैलेंस का मतलब है
बच्चे को अपस्टेयर ब्रेन में वापस लाना, और इसके लिए जरूरी है कि हम उसे पहले सूद करें, फिर कनेक्ट करें और फिर डायरेक्ट करें। लेखक एक और शानदार बात बताते हैं, बच्चों को माइंडफुलनेस और ब्रेथिंग जैसी टेक्निक्स सिखाकर भी हम उन्हें सेल्फ रेगुलेशन सिखा सकते हैं। जब बच्चा अपनी सांस पर ध्यान देना सीखता है तो वो धीरे धीरे अपने इमोशंस को पहचानना और कंट्रोल करना भी सीखता है। ये स्किल्स उसके अंदर एक ऐसा टूल बॉक्स तैयार करती हैं जो पूरी जिंदगी काम आता है। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि बच्चा कभी गुस्सा नहीं होगा या कभी दुखी नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो इन इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए, समझ पाए और उनसे बाहर निकलने का रास्ता खुद ढूंढ पाए। द यस ब्रेन का बैलेंस चैप्टर हमें यह समझाता है कि जब बच्चा बैलेंस में होता है तभी वो लर्निंग, रिलेशनशिप्स और चैलेंजेस से हेल्दी तरीके से जुड़ सकता है। और ये बैलेंस कोई जादू नहीं है, ये हर दिन की पेरेंटिंग से, हमारे रिस्पॉन्स से और उस स्पेस से आता है जो हम अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। यही बैलेंस यस ब्रेन का पहला और सबसे मजबूत पिलर है। चैप्टर 3 कनेक्शन, द पावर टू बिल्ड यस ब्रेन। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे किस तरह सबसे तेजी से सीखते हैं? क्या ये किताबें पढ़कर होता है या किसी और वजह से? डॉक्टर डैनियल जे सीगल और टीना पेन ब्राइसन बताते हैं कि सबसे ताकतवर तरीका जिससे बच्चा सीखता है वो है कनेक्शन। एक गहरा, सुरक्षित और सच्चा जुड़ाव जो बच्चे को भरोसा देता है कि वो अकेला नहीं है। कनेक्शन एक ऐसा नींव है जिस पर यस ब्रेन की पूरी इमारत खड़ी होती है। जब बच्चा खुद को कनेक्टेड महसूस करता है, माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ, तभी उसका दिमाग उस स्थिति में आता है जहां वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, खुद पर भरोसा कर सकता है और जीवन की मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत जुटा सकता है। कनेक्शन कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, यह रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से बनता है। बच्चे की बात को ध्यान से सुनना, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना, उसके साथ समय बिताना और सबसे जरूरी, इमोशनली प्रेजेंट रहना। लेखक समझाते हैं कि जब बच्चा कोई तकलीफ या परेशानी महसूस करता है और उस वक्त उसके पेरेंट्स सिर्फ उसे सुधारने की कोशिश करने के बजाय पहले उसके साथ इमोशनली जुड़ते हैं, तो उसका दिमाग शांत होता है और वह ज्यादा ओपन और रिजिलिएंट बनता है। यह जुड़ाव एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को भी ट्रिगर करता है, जहां बच्चे के शरीर में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, एक ऐसा हार्मोन जो रिलैक्सेशन और सुरक्षा का एहसास देता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। एक छोटा बच्चा स्कूल से आकर रो रहा होता है क्योंकि उसका कोई दोस्त आज उसके साथ नहीं खेला। ऐसे में अगर माँ उसे यह कहे कि बस इतनी सी बात पर रो रहे हो, तो बच्चा डिस्कनेक्टेड महसूस करता है। लेकिन अगर माँ उसे अपने पास बैठाकर कहे, मुझे पता है ये कितना बुरा लग सकता है जब कोई हमें अकेला छोड़ देता है, और फिर उसे गले लगाए, तो बच्चा कनेक्टेड महसूस करता है और उसकी इमोशनल प्रोसेसिंग आसान हो जाती है। यही है कनेक्शन की असली ताकत। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कनेक्शन सिर्फ बच्चे की खुशी के लिए नहीं, बल्कि उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। जब बच्चा कनेक्टेड होता है तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो सोचने, समझने और निर्णय लेने में मदद करता है, वो ज्यादा एक्टिव होता है। ऐसे बच्चे ज्यादा एम्पैथिक, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड होते हैं। लेखक बताते हैं कि कनेक्शन एक दो तरफा रास्ता है। इसका मतलब है कि हमें बच्चों से जुड़ने के लिए पहले खुद को रेगुलेट करना होगा। अगर हम थके हुए, डिस्ट्रैक्टेड या इमोशनली डिस्टेंट हैं, तो हम बच्चे से सच्चा कनेक्शन नहीं बना सकते। इसीलिए पेरेंट्स के लिए सेल्फ केयर और माइंडफुल प्रेजेंस उतनी ही जरूरी है जितनी बच्चे की देखभाल। एक और जरूरी बात यह बताई गई है कि कनेक्शन तब भी बन सकता है जब बच्चा गलत व्यवहार कर रहा हो। ये वही मौके होते हैं जब बच्चा हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, पर अक्सर हम उसे डांट कर या सजा देकर दूर कर देते हैं। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट नहीं, बल्कि टीचिंग होना चाहिए। और टीचिंग सबसे अच्छे से तब होती है जब बच्चा कनेक्टेड महसूस करता है। इसीलिए हमें पहले कनेक्ट करना चाहिए, फिर करेक्ट। जब हम बच्चे की भावनाओं को स्वीकार करते हैं, उसकी स्थिति को समझते हैं, तो वो हमारी बात को ज्यादा रिसेप्टिवली सुनता है। कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम हर बार बच्चे से सहमत हों, बल्कि इसका मतलब है कि हम उसकी ह्यूमन एक्सपीरियंस को मान्यता दें। इस चैप्टर का सार यही है कि एक कनेक्टेड बच्चा ज्यादा रिजिलिएंट, ज्यादा कोऑपरेटिव
और ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। कनेक्शन एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो बच्चे को इमोशनल स्टॉर्म से बचाता है, और ये कवच हम रोज अपने जेस्चर्स, वर्ड्स और प्रेजेंस से बना सकते हैं। द यस ब्रेन की नींव तभी मजबूत होगी जब उस पर कनेक्शन की ईंटें एक एक करके रखी जाएंगी, हर दिन, हर इंटरेक्शन में, हर छोटे बड़े अनुभव के साथ। यही है कनेक्शन की ताकत जो बच्चे के दिमाग को नहीं से हाँ की ओर ले जाती है। चैप्टर 4, सेल्फ अवेयरनेस, दी की टू सेल्फ कंट्रोल। क्या आपने कभी देखा है कि जब बच्चा गुस्से में होता है या डर गया होता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही बेचैनी होती है। वो चिल्ला सकता है, भाग सकता है या चुपचाप कोने में बैठ सकता है, लेकिन क्या वह खुद जानता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है? डॉक्टर डैनियल जे सीगल और टीना पेन ब्राइसन इस चैप्टर में बताते हैं कि एक यस ब्रेन के लिए सबसे जरूरी है कि बच्चा अपनी फीलिंग्स और बॉडी के संकेतों को पहचान सके, यानी उसे सेल्फ अवेयरनेस हो। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि बच्चा यह समझ पाए कि जब वो गुस्से में है तो उसका शरीर कैसे रिएक्ट करता है। क्या उसकी सांस तेज हो जाती है? क्या उसके हाथ कांपने लगते हैं या दिल धड़कने लगता है? या जब वह खुश होता है तो उसके चेहरे पर क्या बदलाव आता है? यह समझना बच्चों को अपने इमोशंस से जुड़ने का पहला स्टेप देता है। लेखक बताते हैं कि जब हम बच्चों को उनके शरीर और मन के बीच के संबंध को महसूस करना सिखाते हैं तो वे अपने इमोशंस को हैंडल करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा कह सके, मम्मी मेरा पेट दर्द हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो यह सेल्फ अवेयरनेस है। इसी तरह से एक बच्चा जब कहता है, मैं घबरा रहा हूं क्योंकि मुझे क्लास में जवाब देना है, तो वह खुद को एक्सप्लोर कर रहा होता है। यह पहचान उसे नो ब्रेन की रिएक्टिविटी से निकालकर यस ब्रेन की रिस्पॉन्सिविटी में लाती है। इस चैप्टर में एक बेहद प्रभावशाली टूल है माइंड साइट। माइंड साइट का मतलब है अपनी और दूसरों की मानसिक अवस्था को देखने की क्षमता। जब हम बच्चों को यह सिखाते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है और वो उसे नाम दे सकें, तो हम उन्हें अपने अनुभवों को मैनेज करने की ताकत दे रहे होते हैं। लेखक बताते हैं कि जब बच्चा ये समझने लगता है कि उसका दिमाग और शरीर कैसे काम करते हैं, तो वह मुश्किल हालात में भी शांत रहना और सोच समझकर रिएक्ट करना सीख जाता है। एक उदाहरण में, एक बच्चा स्कूल में किसी प्रोजेक्ट को लेकर घबरा जाता है। उसकी माँ उससे पूछती है, क्या तुम्हें पेट में अजीब लग रहा है? बच्चा सोचता है और कहता है, हाँ, और मेरा गला भी सूख रहा है। माँ कहती है, ये सब डर की निशानियां हो सकती हैं। क्या तुम डर महसूस कर रहे हो? बच्चा सिर हिलाता है। यह छोटा सा संवाद बच्चे को अपने इमोशंस को समझने और स्वीकार करने में मदद करता है। इस तरह वह धीरे धीरे उनसे निपटना सीखता है। लेखक बताते हैं कि कई बार बच्चे एक्टिंग आउट करते हैं क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर हम उन्हें यह पहचानने में मदद करें कि अभी तुम थके हो या तुम्हें डर लग रहा है, तो हम उनके अंदर वो भाषा विकसित कर सकते हैं जिससे वो खुद को बेहतर समझ सकें। सेल्फ अवेयरनेस के लिए रूटीन में कुछ आसान अभ्यास भी सुझाए गए हैं, जैसे दिन के अंत में पूछना कि आज तुमने किस समय सबसे अच्छा महसूस किया या कब तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आया। इससे बच्चा अपनी भावनाओं को ट्रैक करना सीखता है। सेल्फ अवेयरनेस बच्चे को यह भी सिखाती है कि वह सिर्फ अपनी भावनाओं का शिकार नहीं है, बल्कि वो उन्हें समझ सकता है और कंट्रोल कर सकता है। यह एहसास उसे एक मजबूत आंतरिक आधार देता है जिससे वह बाहरी तनावों से निपट सकता है। जब बच्चा अपनी भावनाओं को पहचानने, स्वीकारने और नाम देने लगता है, तब वह नो ब्रेन की कैओस से बाहर निकलकर यस ब्रेन की क्लैरिटी में प्रवेश करता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है कि बच्चों को सिर्फ अच्छे व्यवहार सिखाना काफी नहीं, बल्कि उन्हें अपने अंदर की दुनिया को समझना सिखाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा खुद को समझने लगता है तभी वह दूसरों को समझने लगता है, और यही एक समझदार, संतुलित और संवेदनशील इंसान की नींव होती है। द यस ब्रेन तभी पूरी तरह एक्टिव होता है जब उसका ड्राइवर अपने ही सिस्टम से अच्छी तरह वाकिफ हो, यानी सेल्फ अवेयरनेस उसका स्टीयरिंग बन जाती है, जिससे बच्चा अपने हर इमोशनल मोड पर सही दिशा चुन पाता है। चैप्टर 5, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स, कनेक्शन इज द की। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई बच्चा दूसरों की भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे समझ लेता है?
जबकि कुछ बच्चे दूसरों के दुख या खुशी से बिल्कुल भी नहीं जुड़ पाते। डॉक्टर डैनियल जे सीगल और टीना पेन ब्राइसन इस चैप्टर में हमें यही समझाते हैं कि यस ब्रेन केवल अपनी भावनाओं को समझने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह दूसरों की भावनाओं को भी पहचानने और समझने की ताकत देता है। और यही ताकत होती है एम्पैथी, यानी संवेदनशीलता। लेखक बताते हैं कि एम्पैथी और सोशल स्किल्स बच्चों को ऐसे इंसान बनने में मदद करते हैं जो सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों की परवाह करना, उन्हें महसूस करना और उनसे गहराई से जुड़ना भी जानते हैं। यह कनेक्शन बच्चों को आत्मविश्वास, सुरक्षा और बिलोंगिंग की भावना देता है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक कहानी से। एक बच्चा अपने दोस्त को गिरते देखता है और तुरंत जाकर उसे उठाने की बजाय हंसने लगता है। जब उससे पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब होता है, मुझे समझ नहीं आया कि वह दुखी है। यहाँ लेखक समझाते हैं कि एम्पैथी एक नेचुरल स्किल नहीं है, यह सिखाई जाती है, ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाना। और इसके लिए जरूरी है कि बच्चा दूसरों के एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और भावनाओं को ऑब्जर्व करना सीखे। बच्चों में एम्पैथी विकसित करने के लिए पहला कदम है कि हम उन्हें खुद की भावनाएं समझना सिखाएं, क्योंकि जब तक वह खुद की इमोशंस को नहीं समझेंगे, वो दूसरों के इमोशंस को नहीं पहचान पाएंगे। लेखक बताते हैं कि जब बच्चा सीख जाता है कि उदासी कैसी लगती है या डर कैसा महसूस होता है, तो वह उसे दूसरे के चेहरे या शब्दों में भी पहचानने लगता है। लेकिन सिर्फ समझना ही काफी नहीं। सोशल स्किल्स का मतलब है उस समझ को व्यवहार में लाना, जैसे सांत्वना देना, मदद करना या दूसरों की बात को ध्यान से सुनना। लेखक एक बहुत ही असरदार अभ्यास बताते हैं, अगर मैं उसके जूते में होता तो मुझे कैसा लगता। यह सवाल बच्चों को दूसरों की स्थिति से जुड़ने की ताकत देता है। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा कहता है, मेरा दोस्त आज मुझसे बात नहीं कर रहा, तो पेरेंट्स उसे पूछ सकते हैं, क्या कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो चुप है। यह सोचने की आदत बच्चे में एम्पैथी का बीज बोती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि आज के डिजिटल युग में बच्चों के पास फेस टू फेस इंटरेक्शन का समय कम हो गया है, जिससे उनकी सोशल स्किल्स कमजोर हो रही हैं। लेकिन जब हम उन्हें एक्टिवली बातचीत करने, दूसरों को सुनने और समझने का मौका देते हैं, तो उनका यस ब्रेन और भी मजबूत होता है। इस चैप्टर में कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली प्रैक्टिसेस भी दिए गए हैं, जैसे रोल प्ले करना, जिसमें बच्चा किसी और की भूमिका निभाए, या किसी फिल्म के सीन को देखकर यह डिस्कस करना कि उसमें कौन कैसा महसूस कर रहा होगा। ये अभ्यास बच्चों को न सिर्फ ज्यादा समझदार बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए दयालु और संवेदनशील इंसान भी बनाते हैं। लेखक एक खास बात पर जोर देते हैं, जब बच्चा देखता है कि उसके माता पिता या टीचर्स भी एम्पैथी दिखाते हैं, तो वह उससे सीखता है। इसलिए बड़ों को खुद भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो संवेदनशीलता और समझदारी का उदाहरण हो। अगर बच्चा देखे कि उसके माता पिता किसी दुखी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं या एक दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो यह स्वाभाविक रूप से अपना लेता है। इस चैप्टर का सार यह है कि यस ब्रेन बच्चों को सिर्फ अकादमिक या व्यवहारिक रूप से सफल नहीं बनाता, बल्कि उन्हें एक ऐसा इंसान बनाता है जो गहराई से जुड़ने, सुनने और दूसरों के दर्द को समझने की ताकत रखता है। जब बच्चा कह सके, मुझे लगता है कि मेरा दोस्त दुखी है, चलो उसकी मदद करें, तो समझिए उसका यस ब्रेन जाग चुका है। और यही सामाजिक सफलता और इंसानियत की असली नींव होती है। चैप्टर 6, ग्रोथ माइंडसेट, लविंग द फेलियर। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ बच्चे असफलता से टूट जाते हैं, जबकि कुछ बच्चे असफलता को एक नए मौके की तरह अपनाते हैं? डॉक्टर डैनियल जे सीगल और टीना पेन ब्राइसन इस चैप्टर में बताते हैं कि बच्चों के भीतर एक ऐसा माइंडसेट कैसे विकसित किया जाए जो उन्हें गिरने के बाद उठना सिखाए, असफलता से डरने की बजाय उससे सीखने का हौसला दे और चुनौतियों को अवसर में बदलने की सोच दे। यही होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक ऐसी मानसिकता जो कहती है, मैं अभी तक नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश करूंगा तो सीख जाऊंगा। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक छोटी सी घटना से। एक बच्चा मैथ का सवाल नहीं हल कर पाता और कहता है, मैं तो बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। ये शब्द सिर्फ मायूसी नहीं दिखाते,
बल्कि एक फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी होते हैं। लेखक बताते हैं कि जब बच्चे खुद को किसी एक पहचान से बांध लेते हैं, जैसे मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं टैलेंटेड हूं या मैं बेकार हूं, तो वे खुद की क्षमताओं को सीमित कर लेते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट बच्चे को यह विश्वास देता है कि उसकी क्षमताएं मेहनत, अभ्यास और लगन से बढ़ सकती हैं। लेखक समझाते हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स के शब्द बच्चों के माइंडसेट को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। जब कोई कहता है तुम कितने स्मार्ट हो, तो बच्चा सोचता है कि स्मार्टनेस एक स्थायी चीज है और उसे गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं तुमने इतनी मेहनत की इसलिए तुमने ये सीखा, तो हम बच्चे को यह संदेश देते हैं कि सफलता प्रयास पर निर्भर करती है, न कि जन्म से मिले टैलेंट पर। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट सिखाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम असफलता को शर्म की चीज ना बनाएं। इसके बजाय हम बच्चों को सिखाएं कि फेल होना सीखने का हिस्सा है। जब कोई बच्चा कहे मैं हार गया, तो हम कह सकते हैं हाँ, और अब सोचो कि अगली बार जीतने के लिए क्या अलग कर सकते हो। लेखक सुझाव देते हैं कि घर में ट्राई अगेन कल्चर बनाएं, जहां बच्चे को हर गलती के बाद एक और मौका दिया जाए। वे यह भी कहते हैं कि हमें खुद अपने फेलियर्स के बारे में बच्चों से बात करनी चाहिए। अगर कोई माता पिता कहे जब मैं छोटा था मैं भी मैथ में बहुत गलती करता था, लेकिन फिर मैंने रोज प्रैक्टिस की, तो बच्चा महसूस करता है कि गलती करना सामान्य है और सुधार संभव है। लेखक यह भी बताते हैं कि जब बच्चा कोई नया या कठिन काम करने की कोशिश करता है, तो उसमें अक्सर स्ट्रेस या डर होता है। लेकिन अगर उसका यस ब्रेन सक्रिय है, तो वह इस डर को चुनौती में बदल सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम बच्चे की कोशिशों को नोटिस करें। जैसे मैंने देखा कि तुमने 3 बार कोशिश की और आखिर में हल निकाल लिया, ये कमाल की बात है। ऐसे वाक्य बच्चों के दिमाग में गूंजते रहते हैं और उनकी आंतरिक आवाज बन जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु इस चैप्टर में यह है कि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होता, यह जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। खेल में, रिश्तों में, यहां तक कि भावनाओं को संभालने में भी। जब बच्चा कहता है मैं गुस्सा नहीं रोक पाता, तो उसे जवाब देना चाहिए लेकिन तुम सीख सकते हो कि गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। ग्रोथ माइंडसेट बच्चे को यह विश्वास देता है कि उसका वर्तमान उसकी अंतिम स्थिति नहीं है। वो बदल सकता है, बढ़ सकता है और निखर सकता है। इस चैप्टर का मूल संदेश है, अगर हम बच्चों को यह सिखा दें कि फेलियर एक सीढ़ी है, दीवार नहीं, तो हम उन्हें जीवन की सबसे बड़ी ताकत दे रहे होते हैं। जब बच्चा कहता है मैं अभी नहीं कर पा रहा लेकिन मैं सीख जाऊंगा, तो समझिए उसका यस ब्रेन न सिर्फ एक्टिव है बल्कि भविष्य के लिए तैयार भी है। यही माइंडसेट उसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देगा और यही सोच उसे जीवन में सफल और संतुलित इंसान बनाएगी। चैप्टर 7 इनसाइट, नॉलेज ऑफ सेल्फ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा खुद को कितना जानता है? वह क्या महसूस कर रहा है, क्यों महसूस कर रहा है और उसकी भावनाओं और व्यवहारों के पीछे क्या वजह है? ये सब समझना यानी इनसाइट। डॉक्टर डैनियल जे सीगल और टीना पेन ब्रायसन इस चैप्टर में बताते हैं कि इनसाइट बच्चों के यस ब्रेन का एक अहम हिस्सा है, जो उन्हें भावनात्मक रूप से जागरूक और आत्म समझ रखने वाला इंसान बनाता है। जब एक बच्चा किसी बात पर चिल्लाता है या रोने लगता है, तो अक्सर वह खुद भी नहीं समझ पाता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उसे बस गुस्सा, डर या निराशा महसूस होती है, लेकिन वह उन भावनाओं को पहचानने और शब्दों में बदलने में असमर्थ होता है। यहीं से शुरू होता है इनसाइट की जरूरत का एहसास। लेखक कहते हैं कि जब बच्चा खुद को समझने लगता है, मैं गुस्से में हूं क्योंकि मेरे खिलौने को तोड़ दिया गया, या मैं दुखी हूं क्योंकि मुझे लगा मम्मी मुझे नजरअंदाज कर रही हैं, तो वह अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से हैंडल करने लगता है। इस आत्मसमझ की शुरुआत होती है माता पिता की तरफ से। जब आप अपने बच्चे के भावों और अनुभवों को स्वीकार करते हैं, नाम देते हैं और उन्हें जाहिर करने की इजाजत देते हैं, तो आप उसे इनसाइट विकसित करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा नाराज होकर दरवाजा पटक देता है, तो बजाय यह कहने के कि ये बदतमीजी मत करो, आप कह सकते हैं लगता है तुम बहुत गुस्से में हो।
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्या हुआ जिससे तुमको इतना बुरा लगा? इससे बच्चा रिएक्ट करने के बजाय रिफ्लेक्ट करने लगता है, यानी वो सोचता है कि उसकी भावना क्यों पैदा हुई और उसका रिस्पॉन्स कैसा था। लेखक समझाते हैं कि इनसाइट का मतलब सिर्फ अपने इमोशंस को पहचानना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके हमारे अनुभवों से कैसे बनते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो बार बार स्कूल में नजरअंदाज किया गया है, वह हो सकता है नए दोस्तों से जल्दी घुलना मिलना न चाहे। जब बच्चा इस बात को समझने लगता है कि उसके व्यवहार के पीछे उसकी पुरानी भावनाएं या अनुभव जुड़े हैं, तो वह खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझने लगता है। इनसाइट बच्चों को यह ताकत देती है कि वे अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहें और यह जान सकें कि कब उन्हें ब्रेक चाहिए, कब उन्हें मदद चाहिए और कब वे खुद से संभल सकते हैं। यह आत्मसमझ उन्हें इमोशनल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाती है, जहां वे केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि भीतर से निर्णय लेते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि बच्चों में इनसाइट को बढ़ावा देने के लिए हमें खुद को भी मॉडल बनाना होता है। जब माता पिता खुद कहें, आज मैं चिड़चिड़ा हूं क्योंकि ऑफिस में बहुत टेंशन था, तो बच्चा सीखता है कि भावनाओं को शब्द देना सामान्य और जरूरी है। जब हम अपनी भावनाओं को ईमानदारी से जाहिर करते हैं, तो बच्चे को भी यह छूट मिलती है कि वह अपनी जटिल भावनाओं को छिपाने के बजाय समझने की कोशिश करे। इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इनसाइट बच्चे को आत्मकरुणा यानी सेल्फ कंपैशन की ओर भी ले जाती है। जब वह समझता है कि वह क्यों परेशान है या क्यों असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो वह खुद को दोष देने के बजाय खुद के प्रति दया दिखाना सीखता है। यह आत्मकरुणा उसे शांति, आत्मस्वीकृति और मानसिक संतुलन देती है। लेखक सुझाव देते हैं कि बच्चों के साथ दिन के अंत में एक रिफ्लेक्शन टाइम बनाया जाए, जिसमें वे अपने दिन के अनुभवों को साझा करें। क्या अच्छा लगा, क्या चुनौतीपूर्ण रहा, उन्होंने क्या सीखा और वे क्या बेहतर कर सकते हैं। यह छोटी सी प्रैक्टिस उनके अंदर इनसाइट की जड़ें मजबूत करती है। इस चैप्टर का सार यह है कि जब हम बच्चों को खुद के अंदर झांकना सिखाते हैं, तो हम उन्हें भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आत्मस्वीकृति और मानसिक स्पष्टता का तोहफा देते हैं। इनसाइट उन्हें यह समझने में सक्षम बनाता है कि वे कौन हैं, क्या महसूस करते हैं और क्यों करते हैं, और यही समझ उन्हें आत्मविश्वासी, संतुलित और गहराई से जुड़ा इंसान बनाती है, जो यस ब्रेन का असली कमाल है। चैप्टर 8, एम्पैथी, कनेक्शन विद अदर्स। क्या आपके बच्चे दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं? क्या वे किसी के दुख पर संवेदनशीलता दिखाते हैं या दूसरों की मदद करने को लेकर उत्सुक रहते हैं? यही है एम्पैथी यानी सहानुभूति। दूसरों की भावनाओं को महसूस करना, उन्हें समझना और उनसे जुड़ाव महसूस करना। डॉक्टर डैनियल जे सीगल और टीना पेन ब्रायसन इस चैप्टर में समझाते हैं कि एम्पैथी बच्चों के यस ब्रेन के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि यह उन्हें केवल आत्मकेंद्रित नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें दूसरों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की क्षमता देती है। लेखक बताते हैं कि एम्पैथी एक ऐसा गुण है जो इंसान को एक अच्छा दोस्त, भाई बहन, जीवन साथी और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। लेकिन यह अपने आप विकसित नहीं होती, इसे सीखा और सिखाया जाता है, सबसे पहले घर के माहौल में। जब बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता दूसरों की मदद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझते हुए प्रतिक्रिया देते हैं, तो वे भी यही व्यवहार अपनाना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा देखता है कि आप किसी परेशान व्यक्ति से पूछते हैं, आप ठीक हैं? क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? तो वह भी धीरे धीरे ऐसी ही भाषा और भाव अपनाने लगता है। यह मॉडलिंग एम्पैथी के बीज बोती है। लेखक कहते हैं कि एम्पैथी केवल दूसरों के चेहरों के भाव पढ़ने या उनके शब्द सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके अनुभवों को अपने भीतर महसूस करने की भी शक्ति है। जब बच्चा महसूस करता है कि उसका दोस्त दुखी है क्योंकि उसे खेलने नहीं दिया गया और वह कहता है, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, तो वह केवल शब्द नहीं कह रहा होता, वह उस भावना को जी रहा होता है। यह अनुभव एक गहरा सामाजिक और भावनात्मक संबंध बनाता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कई बार बच्चे खुद को ही समझने में व्यस्त रहते हैं
ऐसे में उन्हें दूसरों की भावनाएं समझना मुश्किल लगता है। लेकिन जैसे जैसे वे इनसाइट सीखते हैं, यानी खुद को बेहतर समझते हैं, वैसे वैसे एम्पैथी भी विकसित होती है। क्योंकि जो बच्चा अपनी भावनाओं को पहचानता है, वही दूसरों की भावनाओं को भी पहचान सकता है। लेखक सुझाव देते हैं कि हम बच्चों के साथ रियल लाइफ या कहानियों से जुड़े उदाहरणों पर चर्चा करें। जैसे अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं और उसमें कोई किरदार रो रहा है, तो बच्चे से पूछिए, तुम्हें क्या लगता है वह क्यों रो रहा है? या अगर तुम उसकी जगह होते तो कैसा महसूस करते? इस तरह के सवाल बच्चों को भावनात्मक रूप से सोचने और महसूस करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस चैप्टर में सामने आती है, वह है कि बच्चों को एम्पैथी दिखाने के लिए प्रैक्टिकल मौके देने चाहिए। जब कोई छोटा भाई गिर जाए, तो बड़े बच्चे को कहें, चलो हम मिलकर उसे चुप कराते हैं। या जब कोई पड़ोसी बीमार हो, तो कहें, चलो उसके लिए एक ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं। इन छोटे छोटे अनुभवों से बच्चे सीखते हैं कि दूसरों की चिंता करना केवल भावना नहीं, एक एक्शन भी है। लेखक बताते हैं कि एम्पैथी बच्चे में करुणा, समझ और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे गुणों को मजबूत करती है। यह उन्हें आत्म केंद्रितता से बाहर निकालकर एक जुड़े हुए इंसान में बदल देती है। जब बच्चे एम्पैथी से भरपूर होते हैं, तो वे मुश्किल रिश्तों को भी समझदारी से संभाल सकते हैं। वे दूसरों की आलोचना की जगह समझदारी दिखाते हैं और टीम वर्क, सहयोग और मदद को प्राथमिकता देते हैं। इस चैप्टर का सार यही है कि एम्पैथी केवल दूसरों के लिए भावना रखना नहीं है, बल्कि वह पुल है जो इंसानों को एक दूसरे से जोड़ता है। यस ब्रेन का यह स्तंभ बच्चों को आत्म जागरूकता से दूसरों की जागरूकता की ओर ले जाता है। जब बच्चा समझता है कि दूसरे भी उसी तरह महसूस करते हैं जैसे वह करता है, तो वह एक बेहतर इंसान बनने के रास्ते पर बढ़ता है, जो दयालु, समझदार और सामाजिक रूप से संवेदनशील होता है। चैप्टर 9, सोशली रिस्पॉन्सिबल, ग्रोइंग अ ब्रॉडर ब्रेन। क्या आपका बच्चा सिर्फ अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर केंद्रित है, या वह समाज और दुनिया के बारे में भी सोचता है? क्या वह जानता है कि उसका व्यवहार दूसरों को कैसे प्रभावित करता है? क्या वह यह समझता है कि उसका एक छोटा सा फैसला दूसरों की भलाई या नुकसान का कारण बन सकता है? डॉक्टर डैनियल जे सीगल और टीना पेन ब्रायसन इस चैप्टर में समझाते हैं कि यस ब्रेन का अंतिम स्तंभ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऐसा दृष्टिकोण जो बच्चों को केवल अपने दायरे तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें एक बड़े समाज का सक्रिय और जागरूक हिस्सा बनाता है। लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा इंसाइट, एम्पैथी और बैलेंस को सीखता है, वैसे वैसे उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव भी विकसित होता है। वह जानने लगता है कि वह दुनिया में अकेला नहीं है। उसके निर्णय, उसका व्यवहार और उसके कार्य समाज के बाकी लोगों पर असर डालते हैं। इस भावना को विकसित करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम बच्चों को यह सिखाएं कि वे कितने पावरफुल हैं। उनका एक अच्छा निर्णय किसी को खुशी दे सकता है और एक गलत कदम किसी को तकलीफ पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, जब बच्चा किसी पार्क में कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डालता है, तो वह यह नहीं कर रहा कि उसे ऐसा करने को कहा गया है, बल्कि वह महसूस कर रहा होता है कि उसका यह छोटा कदम समाज और पर्यावरण के लिए अच्छा है। ऐसे ही जब बच्चा अपने किसी दोस्त की मदद करता है या स्कूल में ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान जिम्मेदारी निभाता है, तो वह यह सीख रहा होता है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी से परे जाकर समूह की भलाई के लिए कैसे काम किया जाए। लेखक बताते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बीज तभी बोया जा सकता है जब बच्चे को यह महसूस कराया जाए कि वह मायने रखता है, उसकी उपस्थिति, उसके विचार और उसका सहयोग जरूरी है। जब बच्चा जानता है कि वह किसी के लिए फर्क ला सकता है, तो वह केवल मैं से हम की ओर बढ़ता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि बच्चों को जिम्मेदारी सिखाने के लिए केवल निर्देश देना काफी नहीं होता, बल्कि उन्हें अवसर देने की जरूरत होती है। जैसे उन्हें परिवार के छोटे निर्णयों में शामिल करना, आज रात खाने में क्या बनाएं, या चलो मिलकर तय करें कि बिजली की बचत कैसे करें। ये छोटे अनुभव उन्हें निर्णय लेने, समूह में सोचने और दूसरों की भलाई को ध्यान में रखने की आदत सिखाते हैं। लेखक यह भी कहते हैं
कि हमें बच्चों से परफेक्शन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें गलतियां करने और उनसे सीखने की आज़ादी देनी चाहिए। जब बच्चा किसी गलती को स्वीकार करता है, जैसे किसी को चोट पहुंचाना या झूठ बोलना, और फिर उसे सुधारने की कोशिश करता है, तो वह एक जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर एक कदम और बढ़ता है। इसी तरह जब बच्चे सामाजिक मुद्दों पर सवाल करते हैं, जैसे कि भेदभाव, पर्यावरण प्रदूषण या गरीबी, तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे समाधान पर सोचें। लेखक बताते हैं कि एक यस ब्रेन बच्चा केवल खुद को नहीं सुधारता, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत रखता है। वह दूसरों के लिए खड़ा होता है, वह आवाज उठाता है जब उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, और वह उस बदलाव का हिस्सा बनता है जिसे वह देखना चाहता है। इस चैप्टर का सार यही है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बच्चे को केवल अच्छा इंसान नहीं बनाती, वह उसे दुनिया का एक सजग, जागरूक और दयालु नागरिक बनाती है। जब बच्चों को यह सिखाया जाता है कि वे समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं और उनके निर्णय दूसरों पर असर डालते हैं, तो वे केवल व्यक्तिगत सफलता की ओर नहीं दौड़ते, बल्कि सामूहिक भलाई के लिए भी कदम उठाते हैं। यही है यस ब्रेन का अगला स्तर, जहां बच्चा अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर एक बड़ी सोच के साथ दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है। चैप्टर 10, ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर, हाउ टू कल्टिवेट अ यस ब्रेन। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने बच्चे को एक ऐसा मस्तिष्क दे सकें जो हर परिस्थिति में संतुलित, समझदार, सहानुभूतिशील और जिम्मेदार बना रहे, तो वह उसकी पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? डॉक्टर डैनियल जे सीगल और टीना पेन ब्रायसन इस आखिरी चैप्टर में यस ब्रेन की पूरी अवधारणा को एक जगह समेटते हुए हमें बताते हैं कि कैसे इन 4 स्तंभों बैलेंस, इनसाइट, एम्पैथी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक साथ जोड़कर बच्चों के जीवन में स्थायी बदलाव लाया जा सकता है। इस चैप्टर की शुरुआत में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि यस ब्रेन कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो छोटे छोटे रोजमर्रा के अनुभवों, बातचीत और प्रतिक्रियाओं के जरिए विकसित होती है। जब बच्चा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, यानी बैलेंस में रहता है, जब वह अपने व्यवहार और सोच को गहराई से समझता है, यानी इनसाइट विकसित करता है, जब वह दूसरों की भावनाओं को महसूस करता है, यानी एम्पैथी रखता है, और जब वह अपने से बाहर की दुनिया के लिए भी जिम्मेदारी लेता है, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाता है, तब उसका दिमाग यस ब्रेन बनता है। लेखक बताते हैं कि इन 4 स्तंभों को अलग अलग नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, जब बच्चा अपने गुस्से को पहचानता है और उस पर नियंत्रण रखता है, बैलेंस, तब वह यह भी समझ पाता है कि यह गुस्सा क्यों आया, इनसाइट, वह यह सोच सकता है कि उसके गुस्से से सामने वाले को कैसा लगा होगा, एम्पैथी, और फिर यह निर्णय ले सकता है कि अगली बार वह कैसे जिम्मेदारी से रिएक्ट करेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह यस ब्रेन के 4 स्तंभ मिलकर बच्चे को एक परिपक्व, भावनात्मक रूप से सशक्त और समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति बनाते हैं। इस चैप्टर में लेखक कई प्रैक्टिकल उदाहरणों के जरिए बताते हैं कि कैसे हम हर दिन अपने बच्चों के साथ यस ब्रेन को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे जब बच्चा किसी काम में असफल होता है, तो उसकी आलोचना करने के बजाय उससे पूछा जाए, तुम्हें क्या लगता है, अगली बार क्या अलग कर सकते हो? इससे बच्चा इनसाइट और बैलेंस दोनों विकसित करता है। जब बच्चा किसी के प्रति असंवेदनशील व्यवहार करता है, तो उससे पूछा जाए, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो कैसा लगता? इससे वह एम्पैथी सीखता है। और जब बच्चे को यह सिखाया जाए कि उसकी मदद से कोई और कैसे लाभान्वित हो सकता है, जैसे दान देना, मदद करना या विचार साझा करना, तो उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा होती है। डॉक्टर सीगल और टीना पेन इस बात पर जोर देते हैं कि यस ब्रेन विकसित करने के लिए बच्चों को स्पेस और सपोर्ट दोनों चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें हर चीज के लिए आजादी दे दें या हर गलती पर उन्हें बचा लें, बल्कि यह कि हम उन्हें सोचने, समझने और सुधारने का मौका दें। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि वे गलती कर सकते हैं, गिर सकते हैं, पर हर बार फिर से खड़े हो सकते हैं। और यही मानसिकता यस ब्रेन की असली ताकत है। इस आखिरी चैप्टर में लेखक पेरेंट्स और शिक्षकों को एक कॉल टू एक्शन भी देते हैं कि वे यस ब्रेन को केवल एक विचार
या किताब की अवधारणा न मानें, बल्कि उसे रोजाना की जिंदगी में लागू करें। अपने बच्चे के हर छोटे बड़े अनुभव को इस नजरिए से देखें कि वह उसमें कौन सा यस ब्रेन पहलू उभार सकता है। क्या वह अनुभव बच्चे को ज्यादा बैलेंस्ड बना रहा है? क्या वह उसके अंदर आत्मसमझ बढ़ा रहा है? क्या वह उसके अंदर दूसरों के लिए संवेदना जगा रहा है? और क्या वह उसे एक जिम्मेदार इंसान बना रहा है? अगर हम बार बार इस सोच के साथ बच्चे के अनुभवों को गाइड करते हैं, तो धीरे धीरे उसके सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का तरीका बदलने लगता है। वह रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखता है। वह डर और असुरक्षा की जगह जिज्ञासा और भरोसे से काम लेना सीखता है। वह एक ऐसा इंसान बनता है जो न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि दुनिया को भी बेहतर करने की क्षमता रखता है। यस ब्रेन का मकसद सिर्फ अच्छा व्यवहार या अच्छी ग्रेड्स नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन बनाना है जो अंदर से मजबूत हो, भावनात्मक रूप से समझदार हो और दूसरों के लिए सहानुभूति व जिम्मेदारी से भरा हो। और यही है इस किताब की असली शक्ति, एक सोच, एक दृष्टिकोण जो बच्चों की जिंदगी की दिशा बदल सकता है और उन्हें ऐसा इंसान बना सकता है जो पूरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सके। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे बच्चे हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख जाएं, अपनी भावनाओं को पहचानें और नियंत्रित करें, दूसरों के दर्द को समझ सकें और अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार बनें, तो उनकी जिंदगी कैसी हो सकती है? डॉक्टर डैनियल जे सीगल और टीना पेन ब्राइसन की किताब द यस ब्रेन इसी सवाल का जवाब देती है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि एक बच्चे का दिमाग सिर्फ अकादमिक नॉलेज या स्किल्स से नहीं बनता, बल्कि उसकी सोचने, महसूस करने और दूसरों से जुड़ने की क्षमता से तैयार होता है। यस ब्रेन का मतलब है एक ऐसा दिमाग जो रिस्पॉन्स देता है, रिएक्शन नहीं, जो ओपन है, डिफेंसिव नहीं, जो सीखना चाहता है, छुपना नहीं। डॉक्टर सीगल और टीना पेन हमें बार बार यह समझाते हैं कि जब बच्चा बैलेंस में होता है, तब वह ज्यादा स्पष्ट सोच सकता है। जब उसके पास इंसाइट होता है, तब वह अपनी भावनाओं और व्यवहार को गहराई से समझ पाता है। जब उसमें एम्पैथी होती है, तब वह दूसरों से सच में जुड़ पाता है। और जब वह सोशल रिस्पॉन्सिबल बनता है, तब वह न सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बल्कि समाज के लिए भी कुछ करने की भावना रखता है। इस किताब ने हमें यह भी बताया कि नो ब्रेन सिर्फ गुस्से या जिद की वजह से नहीं बनता, बल्कि डर, शर्म या कंट्रोल की भावना से पैदा होता है। जब बच्चों को बार बार कंट्रोल किया जाता है, डांटा जाता है या डराया जाता है, तो वे अपने इमोशंस को दबाना या छुपाना सीख जाते हैं। लेकिन जब उन्हें समझने का मौका दिया जाता है, जब उन्हें यह सिखाया जाता है कि वे क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों, तब वे एक स्ट्रॉन्ग यस ब्रेन विकसित करते हैं। इस किताब का असली सार यही है कि बच्चों को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। पेरेंटिंग सिर्फ गाइडेंस देने का नहीं, बल्कि कनेक्शन और कोऑपरेशन बनाने का प्रोसेस है। इसका मतलब है बच्चों से बार बार सवाल पूछना, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें लगता है कि इससे किसी और को तकलीफ हुई? तुम अगली बार क्या अलग कर सकते हो? ऐसे सवाल बच्चों को सोचने पर मजबूर करते हैं और यही सोच उनके दिमाग को भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनाती है। द यस ब्रेन हमें यह एहसास दिलाती है कि बच्चों को संभालने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझने की जरूरत है। वे कोई प्रॉब्लम नहीं हैं, बल्कि वे संभावनाओं से भरे हुए इंसान हैं जो सही गाइडेंस और सपोर्ट से अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। जब हम उनके अंदर यस ब्रेन विकसित करते हैं, तब हम न सिर्फ उनकी जिंदगी बेहतर बनाते हैं, बल्कि उनके जरिए आने वाली पूरी पीढ़ी की दिशा भी बदलते हैं। आपने इस किताब की समरी सुनी हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। हमारा मकसद सिर्फ किताबों को पढ़कर सुनाना नहीं, बल्कि उन्हें इस तरह समझाना है कि आप हर लाइन को महसूस कर सकें। हर किताब एक दरवाजा होती है नए सोच, नई समझ और एक बेहतर जिंदगी की ओर। और द यस ब्रेन उन खास किताबों में से है जो न सिर्फ बच्चों के लिए, बल्कि पेरेंट्स, टीचर्स और हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो बच्चों के भविष्य को संवारना चाहता है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी तरह की और शानदार किताबें इस गहराई और भावनाओं के साथ सुन सकें। अगली बार जब आप अपने बच्चे से बात करें, तो सिर्फ उसके व्यवहार को मत देखिए,
उसके पीछे छुपी भावना को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वहीं से शुरू हो उसका यस ब्रेन बनने का सफर। धन्यवाद।